हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आपको पता है कि बिहार दरोगा को टारगेट करते हुए हमने एक सीरीज चलाया है प्रैक्टिस सेट का। इसमें हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखते हैं जो पीवाईक्यू बेस्ड होता है। ये वीडियो बिहार से रिलेटेड जितना भी एग्जाम है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी या फिर बीपीएससी एईडीओ जैसा एग्जाम है, सब एग्जाम में आपको काम आने वाला है। खास करके अगर आप सिंगल यानी वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन किसके द्वारा वहन की जाती है। ऑप्शन है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, आरबीसी। दोस्तों, आरबीसी जो है ऑक्सीजन का वहन करने में हमारा हेल्प करता है हमारे बॉडी में। और आरबीसी देखिए, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो वो होता है आपका 120 दिन। ठीक है, 120 दिन नोट करते हुए चलना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो वो आपका निर्माण होता है बोन मैरो में। कहाँ होता है? बोन मैरो। इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। ठीक है, ध्यान में रखना है, अस्थि मज्जा। एक क्वेश्चन रेलवे में काफी ज्यादा पूछा जाता है इससे संबंधित कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान हम लोग बोलते हैं स्प्लीन को। हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग प्लीहा। क्या बोलते हैं? प्लीहा। ठीक है, प्लीहा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा सा जानिए। व्हाइट ब्लड सेल्स। अब ये क्या करता है? ये हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है? तो जर्म से लड़के, इन्फेक्शन से लड़के, यानी कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में हमारा मदद करता है। अब देखिए ये प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है? प्लेटलेट्स का काम है कि आपके ब्लड का थक्का जमाने में ये मदद करता है, यानी कि हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ये सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और प्लाज्मा के बारे में अगर पूछा जाए तो प्लाज्मा एक प्रकार का लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड है, यानी कि ब्लड का जो है द्रव पदार्थ है। वो ब्लड में जो द्रव पदार्थ पाया जाता है वो प्लाज्मा होता है। और इसमें 90 से 92% वाटर पाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रकाश की गति वैक्यूम में कितनी होती है? वैक्यूम मतलब खाली जगह। वैक्यूम मतलब क्या होता है? वैक्यूम मतलब खाली जगह। ठीक है, खाली जगह। वैक्यूम मतलब पूरा खाली, जहां कुछ भी नहीं है। तो वहां पे प्रकाश का गति कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एक चीज मैं और बता दूं आपको, प्रकाश की गति सबसे ज्यादा जो है वो वैक्यूम में ही होता है, सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा इतना ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि प्रकाश को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। मीडियम का मतलब कोई भी चीज इसको चाहिए नहीं, ये खाली जगह पे भी ट्रेवल कर सकता है। इसीलिए सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ पे है इसका? वैक्यूम में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि एक हवा है आपके पास और पानी है, दोनों में अगर लाइट को ट्रेवल करवाया जाए तो किस में ज्यादा स्पीड होगा? आप कहोगे सर हवा में। क्यों? क्योंकि हवा हल्का है पानी के माध्यम से। यानी हल्का का मतलब क्या हुआ? पानी ज्यादा सघन है और वो हवा क्या है? विरल है, वहां पे कम पार्टिकल इसको मिलेगा। तो ये खाली जगह में ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शुद्ध पानी का पीएच मान क्या होता है? पीएच मान से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है रेलवे में भी खास करके। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि पीएच स्केल जो है वहां 1 से 14 तक होता है और 7 जो होता है बीच में, ये उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन। उदासीन का मतलब क्या हुआ? ये ना तो अम्ल है ना क्षार में आता है। ठीक है, और पानी उसी में है, ना अम्लीय है ना क्षारीय है। 7 से अगर कम है किसी का पीएच मान तो वो अम्ल कहलाएगा, यानी एसिड कहलाएगा। और 7 से ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा, यानी बेस कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट बनता है, यानी जंग जिसको हम लोग कहते हैं। एक लोहा तो रहता है, धातु रहता है, उसके ऊपर एक परत बन जाता है। परत बन जाता है किसके माध्यम से? अब देखिए लोहा, जैसे हम लोग Fe बोलते हैं ना, लोहा, ये किससे किससे रिएक्शन करता है? ये रिएक्शन करता है आपका O2 से। सबसे पहले किससे रिएक्शन करता है? O2 से। O2 मतलब ऑक्सीजन हो गया, और इसी को मिल जाता है थोड़ा मॉइस्चर। कहां से? एटमॉस्फेयर से, यानी पानी मिल जाता है। तो ये रिएक्शन कर जाता है। रिएक्शन करके क्या बनाता है? Fe2O3। ठीक है, Fe2O3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यही है आपका रस्ट। ठीक है, जिसको हम लोग जंग बोलते हैं। अब इसको आप बैलेंस कर लेना इस इक्वेशन को। ठीक है ना, ये एक प्रकार का इक्वेशन हो गया आपका लोहे में जंग लेना। तो कौन सा परिवर्तन? ये रासायनिक परिवर्तन। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एक चीज और सीख लीजिए यहाँ पे, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसको हम लोग पहले वाले रूप में पुनः ला सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि पानी को गर्म कर दो
और फिर गर्म पानी ठंडा के रूप में फिर से आ सकता है। तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, भौतिक परिवर्तन। लेकिन मैं अगर आपसे कह दूं कि दूध को दही बना दो और फिर दही से दूध बनाओ, नहीं बना पाओगे ना। तो यानी कि दही का जमना यानी दूध से दही में बदलना, ये कौन सा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है, मंगल, शुक्र, बुध, शनि। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र। इसी को हम लोग शाम का तारा भी बोलते हैं, शाम का तारा यानी सुबह और शाम का दोनों का तारा इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्योदय से पहले पूर्व में दिखता है और सूर्यास्त के बाद आपको पश्चिम में दिखाई देगा। इसी वजह से इसको सुबह का तारा भी और शाम का तारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हड्डी, दांत का इनेमल, नाखून, बाल। अब आप इस सवाल का जवाब खुद दीजिए, बताइए। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर हड्डी सबसे मजबूत होता है, लेकिन बच्चों आप गलत हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दांत का इनेमल। दांत का इनेमल शायद आपने नहीं सुना होगा इसके बारे में, लेकिन मनुष्य शरीर का जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वो दांत का इनेमल होता है। और ये किससे बना होता है, ये बना होता है आपका कैल्शियम और फॉस्फेट से। किससे बना होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट से। किससे, फॉस्फेट। ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है इनेमल किस चीज से बना होता है, तो कैल्शियम और फॉस्फेट से बना होता है। और ये दांत का ऊपरी हिस्सा होता है, प्रोटेक्शन करता है आपके दांत का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि कौन सी गैस पौधे प्रकाश संश्लेषण में बाहर छोड़ते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस पौधा बाहर छोड़ता है। अब देखिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण ऑप्शन आपके सामने, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन। लेकिन थोड़ा सा समझिए इसके बारे में, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज जरूरी है। सबसे पहला तो आपका सनलाइट जरूरी है, सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश जरूरी है। CO2 जरूरी है, उसके बाद वाटर एंड मिनरल्स। क्या है, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, ये सारा चीज जरूरी है। अब देखिए यहाँ से सनलाइट कहाँ से आता है, सनलाइट आपको पता है सूर्य से आता है, लेकिन कौन एब्जॉर्ब करता है, तो क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब करता है। ये ध्यान में रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सनलाइट का एब्जॉर्प्शन यानी एब्जॉर्ब सनलाइट को कौन करता है, तो क्लोरोप्लास्ट करता है। और ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल कहाँ होता है, पत्ते में, इसीलिए तो पत्ते का रंग हरा होता है। पत्ते का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल के कारण क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो हरे कलर का लवक होता है, ठीक है। चलिए CO2 देखिए, CO2 तो आपको इन्वायरमेंट से मिल जाता है, पर्यावरण से। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिलता है, आपका सॉइल से यानी मिट्टी से मिल जाता है, ठीक है। अब ये वाटर एंड मिनरल्स जो है पौधे को कौन पहुंचाता है, कौन सा उत्तक पहुंचाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका वो है जाइलम उत्तक, ठीक है, जाइलम उत्तक। ये भी ध्यान में रखना आपको, जाइलम उत्तक क्या करता है, पौधे में मिट्टी से पानी और मिनरल्स कहाँ पहुंचाता है, पूरे पौधे में यानी पत्ती के पास पहुंचाता है, ताकि वहां पे फोटोसिंथेसिस हो सके। और फोटोसिंथेसिस के बाद क्या छोड़ता है, तो ऑक्सीजन छोड़ता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण का बाय प्रोडक्ट क्या होता है, तो आपको आंसर देना है ऑक्सीजन। बाय प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ कि प्रकाश संश्लेषण तो पौधा अपने भोजन के लिए करता है ना जी, तो भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी निकालता है, यानी उसके अलावा ये दूसरा प्रोडक्ट है। भोजन तो बना लिया, उसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, SSC में काफी बार पूछा गया है। तो बाय प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जाइलम उत्तक क्या करता है, जाइलम उत्तक जल को पहुंचाता है पत्ती तक। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जब खाना बन जाएगा पत्ती के पास, तो उस भोजन को यानी उस फूड को पूरे पेड़ में, पूरे पौधे में कौन पहुंचाएगा, तो वो होता है आपका फ्लोएम। कौन होता है, फ्लोएम। ये ध्यान में रखना है, फ्लोएम यानी F है ना, फ है ना, फ से फूड, आपको ध्यान में रखना है। ये भोजन पहुंचाता है और जाइलम जल पहुंचाता है, ठीक है। ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस धातु को गरीबों का सोना कहा जाता है। गरीबों का सोना किसको कहते हैं, वैसे तो चांदी को भी कहा जाता है, लेकिन चांदी जो है ना, चांदी थोड़ा सा महंगा है, इसलिए आपके सामने दूसरा ऑप्शन आ जाता है। देखिए ऑप्शन आपका तांबा, लोहा, पीतल, प्लेटिनम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका पीतल। पीतल को क्यों कहते हैं गरीबों का सोना, क्योंकि पीतल ना सोने जैसा दिखता है, एकदम चमकीला दिखता है, चमकीला दिखता है, पीला पीला, ठीक है ना, पीतल। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं गरीबों का सोना। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है पीतल के बारे में। ये एक प्रकार का मिश्र धातु है। पीतल क्या है, मिश्र धातु है, यानी कि दो धातु से मिलके बना होता है। तो कौन कौन से धातु से मिलके बना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पूछेगा कि पीतल किस किस धातु से मिलके बना है, तो आपको ध्यान में रखना है ये बना है आपका तांबा प्लस जस्ता, तांबा प्लस
जस्ता, तांबा मतलब समझ रहे हैं, जस्ता मतलब जिंक, ठीक है, जिंक, जिंक को ही बोलते हैं हम लोग जस्ता। तो तांबा और जस्ता। अब इसको याद कैसे रखना है, तो एक कोड वर्ड आपको याद रखना है, पिताजी, ठीक है, पिताजी। पी से हो गया पीतल, ता से तांबा, जौ से, जौ है ना इसमें, तो जौ से हो जाएगा जस्ता। तो आपको याद रह जाएगा कि पीतल, तांबा और जस्ता से मिलके बना होता है। चलिए एक ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। अभी आपने पढ़ा था प्रकाश, प्रकाश निर्वात में यानी खाली जगह पे वैक्यूम में सबसे तेज ट्रेवल करता है। अब ध्वनि बताइए किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। दोस्तों ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए मीडियम का जरूरत पड़ता है, यानी माध्यम इसके पास का ये ट्रेवल नहीं कर पाएगा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा। तो ध्वनि जो है सबसे तेज चलता है आपका ठोस में। ठोस में मतलब जहां सघन एरिया, अब देखिए प्रकाश का बिल्कुल उल्टा है, प्रकाश कहाँ जहां खाली होता था वहां तेज भागता था, और ध्वनि के केस में बिल्कुल उल्टा है, ध्वनि जहां सघन एरिया है वहां पे फास्ट ट्रेवल करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया, न्यूटन, जूल, आइंस्टीन, फैराडे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। अब ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। जूल ने कहा था कि ऊर्जा स्थिर रहता है, ऊर्जा स्थिर रहता है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है, निर्माण भी नहीं होता है, निर्माण भी नहीं होता है, और विनाश भी नहीं होता है। तो होता क्या है, इसका सिर्फ रूप परिवर्तन होता है। क्या होता है, रूप परिवर्तन होता है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ ट्रांसफर होता है ऊर्जा, ये कभी ना बनता है और ना खत्म होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि रक्तचाप मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमैनोमीटर या फोर्स, ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। ये स्टेथोस्कोप क्या है, स्टेथोस्कोप क्या है, डॉक्टर के गले में आपने देखा होगा आला जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उससे वो करता क्या है, शरीर के अंदर का ध्वनि सुनता है, शरीर के अंदर का ध्वनि सुनता है। ये आपको ध्यान में रखना है, शरीर के अंदर का ध्वनि सुनने काम आता है, शरीर के अंदर का ध्वनि सुनने के काम आता है। ये बैरोमीटर किस काम आता है, बैरोमीटर आपका काम आता है वायु दाब मापने में, वायु दाब मापने में, एयर प्रेशर, ठीक है। हाइग्रोमीटर आपको पता होगा कि आर्द्रता मापने में, ठीक है, ह्यूमिडिटी मापने में काम आता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। आपको पता भी होगा शायद, ये तो सूर्य है, बच्चा जानता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ देता कि पृथ्वी का सबसे निकटतम दूसरा तारा कौन सा है, पहला तो सूर्य हो गया सबसे निकट, दूसरा आपका है प्रोक्सिमा सेंटोरी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन ए, विटामिन बी, सी, के, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए के कमी से रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है, रतौंधी में आपको रात में कम दिखने लगेगा, यानी अंधापन का बीमारी हम लोग इसको कहते हैं। अब विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको पता है बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, बेरी। विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है। और विटामिन के कहाँ पे मदद करता है, तो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ब्लड क्लॉटिंग क्या करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीने योग्य पानी का टीडीएस कितना होना चाहिए। ये टीडीएस क्या है, टीडीएस आपका होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। क्या होता है इसका फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड, ठीक है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। तो पीने के पानी का जो है टीडीएस कितना होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए 500 ppm से कम। हर हाल में 500 ppm से अगर ज्यादा हुआ तो वो खतरे का निशान है, यानी डेंजर हो जाएगा। तो 500 ppm से कम होना चाहिए। अगर आपको कहा जाए कि एक्सेलेंट कौन सा होता है, क्या रेंज है, एक्सेलेंट टीडीएस का रेंज क्या है, तो अगर आपका 50 से 150 ppm के बीच है पानी का टीडीएस, वो एक्सेलेंट पानी माना जाएगा आपका, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करिएगा घर में भी, ये आपके लाइफ से भी रिलेटेड है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस वीडियो में। तो 500 ppm से कम होना चाहिए हर हाल में, नहीं तो पानी फिर खतरे का निशानी हो जाएगा, खराब हो सकता है आपके हेल्थ के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि परमाणु के केंद्रक किससे बना होता है। परमाणु का केंद्रक किससे बना होता है, देखिए परमाणु का जो ये केंद्रक होता है किससे बना होता है, इसके चारों बगल तो इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है अपने कक्ष में, ठीक है। अब यहाँ पे केंद्रक में क्या पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर आपसे पूछे कि सर परमाणु भार निकालने के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग, परमाणु भार कहाँ होता है, पूरा का पूरा भार आपका केंद्रक में पाया जाता है, और केंद्रक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो फिर से क्या हो गया, परमाणु भार के लिए किसका यूज करेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जैसे ही करेंगे परमाणु भार आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहीं से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि परमाणु संख्या
का प्रयोग किया जाता है? परमाणु संख्या कौन बताता है? तो प्रोटॉन का संख्या जो है आपका परमाणु संख्या बताएगा, ठीक है, प्रोटॉन का संख्या परमाणु संख्या बताएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि श्वसन कहाँ होता है? आपको तो पता है श्वसन कहाँ होता है, फेफड़ा में होता है ना आप, लेकिन फेफड़ा तो ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन है आपका मांसपेशियों में, रक्त में, कोशिकाओं में, त्वचा में। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? फेफड़ा में होता है, लेकिन अगर फेफड़ा ऑप्शन में नहीं रहे तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको टिक करना ऑप्शन नंबर सी, कोशिका में। कहाँ पे? कोशिका में, क्योंकि आपको पता है फेफड़ा के अंदर जब एयर जाता है ना तो वहां पे कई प्रकार की कोशिका पाई जाती है और उसी कोशिका में श्वसन का क्रिया पूर्ण होता है, यानी कि वहीं पे होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कोशिका में श्वसन होता है, और इस श्वसन को क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गैस से तरल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए इस टॉपिक से हर एक बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बिहार एसएससी में भी और बिहार पुलिस में भी, रेलवे का तो मत ही पूछिए। देखिए गैस से तरल बनने का प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन, संघनन, गलन, वाष्पीकरण। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? गैस से जब तरल मतलब क्या हो गया? तरल मतलब द्रव, गैस से द्रव बन रहा है तो कौन सा प्रक्रिया होगा? ऑप्शन नंबर बी, संघनन, ठीक है, संघनन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? ऊर्ध्वपातन में ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठोस से डायरेक्ट गैस में। चलिए गलन में क्या होता है? गलन मतलब क्या होता है? गलना। गलन मतलब क्या हो गया? गलना। तो इससे में ठोस से क्या हो जाएगा? द्रव। ठोस से क्या होगा? द्रव। और वाष्पीकरण आपको पता है, वाष्प यानी द्रव से क्या हो जाएगा? ये गैस। चलिए चारों पॉइंट मैंने आपको बताया। देखिए एक एक चीज पूरा डिटेल वे में हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आए, मेहनत अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और आप एग्जाम हॉल में याद करोगे कि मैंने ये चीज पढ़ा था और यहाँ से क्वेश्चन आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग आ चुके हैं। कौन सा जानवर स्तनपायी नहीं है? स्तनपायी का मतलब क्या है? मैमल, ठीक है, स्तनपायी का मतलब क्या होगा? मैमल नहीं है, मैमल नहीं है। चमगादड़ मैमल है, व्हेल मैमल है, ऊंट भी है, मगरमच्छ नहीं है। मगरमच्छ नहीं है तो क्या है फिर? ये है आपका रेप्टाइल। क्या है? रेप्टाइल। रेप्टाइल मतलब सरीसृप, सरीसृप इसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? सरीसृप मतलब रेंगने वाला, रेंगने वाला। मगरमच्छ रेंगने वाला है। और मैमल क्या होता है? देखिए मैमल हम लोग किसको बोलते हैं? स्तनपायी, यानी कि ये लोग ना बच्चा डायरेक्ट पैदा करता है, मतलब डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है, अंडा से नहीं देता है। और ये रेप्टाइल जो होता है वो पहले अंडा देता है, पहले अंडा, फिर इससे बच्चा निकलता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट बच्चे को जन्म नहीं दे पाता ये लोग पहले अंडा देगा, फिर उससे बच्चा बनेगा। और मैमल क्या करता है? डायरेक्ट ये बच्चे को जन्म देती है, ठीक है ना, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है। और ये बच्चे को दूध भी पिला सकती है, ये लोग दूध नहीं पिला सकता है, ये चीज है। और ये रेंगता है। तो देखिए रेप्टाइल का कई बार पूछा भी जाता है इसका विशेषता, तो 2-3 विशेषता आपको ध्यान में रखना है। पहला तो आपको हो गया क्या? ये अंडा देता है, अंडे से बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। दूसरा सरीसृप, सरीसृप है। ये सरीसृप का मतलब क्या है? रेंगने वाला है। इसका खून ठंडा होता है। रेप्टाइल का खून कैसा होता है? खून ठंडा होता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। खून कैसा होता है? खून आपका ठंडा होता है रेप्टाइल का, ठीक है, रेंगने वाला हो गया। और इसका त्वचा छिलका जैसा दिखता है, छिलका जैसा। देखिए इसमें सांप भी आता है, सांप रेंगता है ना सांप, तो सांप भी आता है। अब आपने देखा होगा कहीं कहीं सांप ना अपने आप का कबर कहीं कहीं खोल के रख देता है। अब वो क्या कहता है, आप लोग कुछ भी बोलते होंगे गाँव में, उसको पता नहीं, लेकिन वो जो कबर है ना बिल्कुल छिलका जैसा दिखता है। तो जितना भी रेप्टाइल होगा ना सबका त्वचा छिलके वाला होता है, मतलब उसमें ये गुण होता है। तो चलिए आई होप कि आपको ये सारा चीज समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सबसे अधिक रासायनिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? बचपन में आपने पढ़ा होगा 9th-10th में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ये, ठीक है ना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव धातु, रिएक्टिव धातु, ठीक है, रिएक्टिव मेटल है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 19 ये हो गया आपका 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। दाब की एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल। अब न्यूटन बताइए, न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? ये है आपका फोर्स का। किसका है? फोर्स का। देखिए एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। बल, वाट, वाट किसका एसआई मात्रक? वाट आपका हो जाएगा शक्ति का, यानी पावर, ठीक है, पावर, ये शक्ति का एसआई मात्रक है। अगला देखिए जूल, जूल किसका एसआई मात्रक है? अब आप खुद बताइए। एक क्वेश्चन आपके लिए HW है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देना कि जूल किसका एसआई मात्रक है। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।